हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं ब्रिटिश शासन के दौरान जो अकाल नीति रही थी उसके संदर्भ में चर्चा करूंगी। ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल संबंधी जिस नीति का अनुपालन किया गया था उसके संदर्भ में मैंने अपने पहले वीडियो में अकाल नीति के मुख्य तत्वों पर चर्चा कर चुकी हूँ और साथ ही साथ कर्नल बेड कमेटी और कैम्पबेल कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दे चुकी हूँ। अगर आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया कर इसे देख लें। अब इसी क्रम में मैं अपनी आज की चर्चा का प्रारंभ करती हूँ। यदि हम स्ट्रैची कमीशन के संदर्भ में बात करें और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं उसकी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि 1880 में वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के द्वारा रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था जिसे हम प्रथम अकाल आयोग के नाम से जानते हैं। स्ट्रैची आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के द्वारा 1883 में एक अकाल संहिता तैयार की गई जिसमें इस बात के लिए योजना बनाई गई कि अकाल से पहले ही बचाव और राहत कार्य के महत्व को समझते हुए प्रारंभिक उपाय सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। इस अकाल संहिता के अंतर्गत अकाल वाले क्षेत्र को अकाल ग्रस्त जिला घोषित करना सरकार का मुख्य कर्तव्य बताया गया। अकाल संहिता के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 भाग थे। इसमें पहले भाग के अंतर्गत सामान्य स्थिति में सरकार के द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित वर्णन था। दूसरे भाग में राहत कार्यक्रम को कैसे संचालित किया जाए इससे संबंधित रूपरेखा थी। तीसरे भाग में सरकारी अधिकारियों के अकाल की स्थिति में राहत कार्य के संदर्भ में क्या कर्तव्य है इसका वर्णन था और चौथे भाग में अकाल प्रभावित क्षेत्रों के वर्गीकरण को लेकर नीति बनाने के संदर्भ में उल्लेख किया गया था। सैद्धांतिक रूप से स्ट्रैची आयोग ने स्पष्ट किया कि सरकार एक मौलिक सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार करे कि अकाल के समय पीड़ित परिवारों की सहायता करना सरकार का कर्तव्य है। स्ट्रैची आयोग ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति में किए जाने वाले सहायता का आर्थिक भार मुख्य रूप से स्थानीय सरकार को उठाना चाहिए तथा केंद्रीय सरकार को सिर्फ स्थानीय स्रोतों में योगदान देने का कार्य करना चाहिए। स्ट्रैची आयोग ने अपने सिफारिशों में स्पष्ट किया था कि अकाल की स्थिति में अधिक से अधिक राहत कार्य करने के लिए अकाल राहत के वितरण में गैर सरकारी प्रतिनिधि संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। स्ट्रैची आयोग ने अपनी सिफारिश में इस बात का उल्लेख किया कि एक अकाल सहायता एवं बीमा कोष की स्थापना की जाए जिसमें प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाए जिससे कि अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर इस कोष से धन लिया जा सके। स्ट्रैची आयोग ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति में राहत पाने वाले लाभार्थियों को वर्गों में विभाजित कर उनकी सूची बनाई जाए। स्ट्रैची आयोग ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति में राहत शिविरों के अंतर्गत जो राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए उसके अंतर्गत लोगों को पैसा, खाना और कच्चा माल मुख्य रूप से देने का प्रावधान किया जाए। स्ट्रैची आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि अकाल की स्थिति में जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उन्हें कार्य के रूप में राहत प्रदान किया जाए और कार्य के प्रतिफल में उचित मजदूरी का भुगतान किया जाए। स्ट्रैची आयोग ने अपने सिफारिशों में यह भी स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति में भोजन से संबंधित जो राहत लोगों को दी जाती है वह उचित निगरानी के अंतर्गत होनी चाहिए जिससे लोगों को सही समय पर सही भोजन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम स्ट्रैची कमीशन से संबंधित अन्य जो और फैक्ट्स है यदि उसकी हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रैची आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति में सरकार के द्वारा राजस्व भुगतान से लोगों को मुक्त कर दिया जाए या राजस्व भुगतान को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। स्ट्रैची आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी कि जमींदार वर्ग के द्वारा अकाल की स्थिति में राहत कार्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए। जमींदार वर्ग को सरकार के द्वारा राहत कार्य के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए। स्ट्रैची आयोग ने स्पष्ट किया कि अकाल की विभीषिका से हम तभी बच सकते हैं जब अकाल के दौरान दी जाने वाली राहत योजनाओं के संदर्भ में अग्रिम योजनाएं बना ली जाए। स्ट्रैची आयोग ने स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति में निःशुल्क सहायता सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो वास्तव में विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर हों। स्ट्रैची आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी
कि अकाल के संदर्भ में जो भी कार्य योजना बनाई जाए वह दीर्घकालीन होनी चाहिए। स्ट्रैची आयोग ने अकाल की स्थिति में चिकित्सा की सुविधा को लेकर यह सुझाव दिया कि लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। स्ट्रैची आयोग ने यह सुझाव दिया कि अकाल की स्थिति में स्थानीय जनता काफी महत्वपूर्ण है और अकाल राहत योजना के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली जानी चाहिए। स्थानीय लोगों की मदद से कुशल अधिकारी की देखरेख में अकाल राहत दी जानी चाहिए और इसके लिए कुशल अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्ट्रैची आयोग ने इस बात का भी सुझाव दिया कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को फिर से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा ऋण दिया जाना चाहिए। स्ट्रैची आयोग ने यह सुझाव दिया कि सूखा पीड़ित परिवारों को इस बात की अनुमति दी जानी चाहिए कि वे अपने पशुओं को घास के मैदानों में, वनों में ले जा सके, जिससे कि पशुओं को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके। स्ट्रैची आयोग ने स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति में सूखा राहत कार्य में करदाता वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए तथा सरकार को आवश्यक जांच के बाद अनुदान देना चाहिए। स्ट्रैची आयोग ने अपनी सिफारिशों में इस बात का भी उल्लेख किया है कि अकाल की समस्या के अंतर्गत सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि इसके लिए एक स्थायी योजना का निर्माण करना आवश्यक है। स्ट्रैची आयोग ने स्पष्ट किया था कि प्रत्येक प्रांतीय सरकार को अपने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन करते हुए अपनी अकाल संहिता बनानी चाहिए, जिससे कि उस क्षेत्र के अकाल समस्याओं का निवारण सही प्रकार से हो सके। अब मैं आती हूँ फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर में, जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स कंपटीशन से रिलेटेड जो है, जो आपको याद रखने हैं। चर्चिल सीक्रेट वॉर पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है कि इसे जो है मधुश्री मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी। कर्नल बेड कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 1860 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कैम्बल कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है कि 1866 में हुई थी। स्ट्रैची कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। लायल कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1897 में हुई थी। मैकडर्नल कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो 1900 में की गई थी। वुड हेड कमीशन की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है वो 1942 में हुई थी। अकाल के लिए बजट में प्रावधान की सिफारिश किसने की थी? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये कैम्बल कमीशन के द्वारा की गई थी। अकाल के संबंध में रॉयल कमीशन ने कब सुझाव दिया था? तो आपको याद रखना है कि इसका जो सुझाव है वो 1880 में दिया गया था। प्रथम अकाल आयोग के नाम से किस कमीशन को जाना जाता है? तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसे स्ट्रैची कमीशन को जो है प्रथम अकाल आयोग जो है वो कहा गया है। अकाल संहिता किस वर्ष बनाई गई थी? तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये 1883 में बनाई गई थी। अकाल संहिता में कितने भाग हैं? आपको याद रखना है कि अकाल संहिता में 4 भाग हैं। सर जेम्स लायल कहाँ के डेप्यूटी गवर्नर थे? तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि वो जो गवर्नर थे वो पंजाब के रहे थे। मैकडॉनल्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में दी थी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो 1901 में दी गई थी। फैमिन कमिश्नर की नियुक्ति की सिफारिश किस कमीशन ने की थी? तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसकी जो सिफारिश है वो मैकडॉनल्ड कमीशन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे फिर मैं आती हूँ जो लायल कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था अकाल नीति के अंतर्गत ब्रिटिशर्स का, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसके विषय में यहाँ पे बात करूंगी। इस आयोग से संबंधित जो प्रमुख बातें रही थी उसमें हम ये देखते हैं कि 1896-97 में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में बिहार, मध्य प्रदेश, बड़ौदा, राजपुताना, हैदराबाद, मुंबई, पंजाब, मद्रास में भीषण अकाल हुआ था। अकाल की स्थिति को देखते हुए 1897 में वाइसरॉय लॉर्ड एल्जिन द्वितीय के द्वारा सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। उस समय सर जेम्स लॉयल पंजाब के उप गवर्नर थे। लॉयल
आयोग के द्वारा 1896-97 के अकाल के संदर्भ में अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया था कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार को स्ट्रैची आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। इस आयोग ने यह स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए स्ट्रैची आयोग की सिफारिशों के अनुसार बेहतर परिवहन की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि शीघ्रता से राहत सामग्री को अकाल पीड़ितों तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम लॉयल कमीशन के संदर्भ में और यदि बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस आयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अकाल की विभीषिका पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक है कि अकाल की स्थिति में जो खाद्यान्नों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है उस पर ध्यान दिया जाए, तभी वास्तव में राहत अकाल पीड़ितों तक पहुंच सकेगा। स्ट्रैची आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उसे सरकार के द्वारा क्रियान्वित करने से पूर्व ही एक और अकाल आ गया, जिसके कारण अधिकारियों को लॉयल कमीशन की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही नहीं की जा सकी थी। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि 1896-97 में जो भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके आलोक में लॉयल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आंशिक राहत अकाल पीड़ितों तक पहुंचाने में सफलता मिली थी। इस आयोग ने भी स्ट्रैची आयोग की सिफारिशों के समर्थन में यह सुझाव दिया था कि अगर अकाल की पुनरावृत्ति को रोकना है तो सिंचाई सुविधाओं का देश में विकास करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर में आती हूँ। जो कंपटीशन से रिलेटेड फैक्ट जो आपको याद रखने हैं वो इस प्रकार है कि कृषि बैंक की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो सिफारिश है वो मैकडोनल्ड कमीशन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो जॉन वुडहेड कमीशन की स्थापना किस ऑर्डिनेंस के द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है कि ऑर्डिनेंस नंबर 28 के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। जॉन वुडहेड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो आपको याद रखना है कि जो रिपोर्ट है वो 1945 में दी गई थी। कर्नल बेड कमेटी के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है कि इस समय गवर्नर जनरल विस्काउंट कैनिंग थे। कैम्बेल कमीशन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये जॉन लॉरेंस थे। स्ट्रैची कमीशन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ आपको याद रखना है कि इस समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड लिट्टन रहे थे। लॉयल कमीशन के समय गवर्नर जनरल कौन रहे थे, तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये लॉर्ड एल्जिन सेकेंड रहे थे। मैकडोनल्ड कमीशन के समय कौन वाइसरॉय थे, तो यहाँ आपको याद रखना है कि इस समय जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कर्जन रहे थे। जॉन वुडहेड कमीशन के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड लिनलिथ ग्लोचुदे वो इस समय में गवर्नर जनरल थे। कुंजारा थमल कौन थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि एक देवदासी थी जिन्होंने 1878 के मध्य में हजारों लोगों को भोजन करवाया था। कुंजारा थमल के संबंध में कहाँ वर्णन मिलता है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो वर्णन है वो कवल कोट्टम नॉवल में मिलता है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। कवल कोट्टम नॉवल किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना है कि ये जो नॉवल है ये एस वेंकटेश के द्वारा लिखी गई थी, वेंकटेशन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आयोग जो ब्रिटिशर्स के फैमिन पॉलिसी के अंतर्गत जो बनाई गई थी, यदि उसके बारे में हम बात करें तो ये हम देखते हैं कि अकाल की स्थिति के संदर्भ में अध्ययन के लिए और सिफारिशों को देने के लिए 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित इस आयोग के द्वारा 1901 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अकाल राहत के स्वीकृत नियमों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया था। इस आयोग के द्वारा अकाल राहत के कार्यों के सही क्रियान्वयन और निगरानी के लिए फैमिन कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि सुदूर क्षेत्रों में अकाल की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अकाल पीड़ितों के मध्य वस्त्र वितरण किया जाना चाहिए।
इस आयोग के द्वारा इस बात का सुझाव दिया गया कि अकाल राहत कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं को अधिक से अधिक सहयोग देना या दिया जाना चाहिए। इस आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए सरकार के द्वारा कृषि बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। अन्य फैक्ट जो रिलेटेड रहे थे इस कमीशन से, यदि उसकी बात की जाए तो हम देखते हैं कि इस आयोग के द्वारा अकाल की स्थिति से निपटने के लिए यह सुझाव दिया गया कि परंपरागत कृषि के स्थान पर विकसित और नवीनतम आधुनिक तरीके से कृषि करने की जरूरत है। आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि भविष्य में अकाल की विभीषिका से सुरक्षित रहना है तो अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अकाल राहत कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए अकाल आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के आलोक में सरकार के द्वारा एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वर्तमान समय और परिस्थिति के आलोक में अकाल संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के आयोग में सरकार के द्वारा अकाल संहिता में संशोधन किया गया। इस आयोग के द्वारा अकाल राहत को आर्थिक दृष्टिकोण से सफल बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में सरकार भू राजस्व को माफ कर दे। इस आयोग के द्वारा इस बात का सुझाव भी दिया गया कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में सरकार के द्वारा अकाल पीड़ितों को ऋण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया कि अकाल राहत कार्य के अंतर्गत अकाल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के बीच तुरंत नगद धन राशि का वितरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अन्य जो रिलेटेड फैक्ट यदि उसके विषय में और हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र में गतिशीलता लानी होगी, जिससे राजस्व चुकाने, कर देने और सूखे के काम को त्वरित गति से प्रारंभ किया जा सकेगा। आयोग ने यह सुझाव दिया कि जनता के मध्य नेताओं के रूप में कार्य करने वाले लोगों और सरकार के मध्य अकाल राहत के लिए भागीदारी होनी चाहिए। इस आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अकाल राहत के अंतर्गत अकाल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अकाल की स्थिति में अकाल पीड़ितों तक त्वरित गति से सहायता पहुंचाने के लिए रेल मार्गों का विस्तार किया जाना चाहिए। इस आयोग के द्वारा यह सिफारिश किया गया कि अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के बीच पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटा जाना चाहिए। इस आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी कुआं खोदने की व्यवस्था की जाए। इस आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अकाल राहत के लिए बड़े बड़े कार्यों के स्थान पर ग्राम के स्तर के कार्यों को आरंभ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जो कमीशन बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के फैमिन पॉलिसी के अंतर्गत, वो जॉन वुडहेड कमीशन रही थी। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यदि उसकी विषय में बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि 1942-43 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई। इस अकाल की पृष्ठभूमि में दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, 1838 के पश्चात लगातार कई वर्षों तक फसलों की असफलता रही थी, और दूसरा कारण यह था कि 1939 के पश्चात दूसरे विश्व युद्ध के कारण बर्मा से चावल का आयात बंद हो गया, जिसके कारण बंगाल में खाद्यान्न की कमी हो गई और भीषण अकाल हुआ था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल में आए अकाल के संदर्भ में जांच करने के लिए इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत 1944 में एक अकाल जांच आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष सर जॉन वुडहेड थे। इस आयोग के द्वारा 1945 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी। इस आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें एस.वी. रामामूर्ति, स मनीलाल, एम. अफजल हुसैन और W.R. यॉकरॉयड रहे थे। सरकार के द्वारा इस आयोग के मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर सुझाव आमंत्रित किए गए थे। पहला बिंदु यह था कि लोगों के भोजन में किस प्रकार से सुधार लाया जा सके और फसलों की खेती और खाद्यान्न उत्पादन में कैसे सुधार किया जा सकता है। दूसरा बिंदु यह था कि कैसे खाद्यान्न की पूर्ति और वितरण में सुधार लाया जा सके, साथ ही साथ आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध कराया जाए
और महामारी अकाल प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले मौत को कैसे रोका जाए। इस आयोग की 1945 में प्रथम रिपोर्ट, जिसका शीर्षक रिपोर्ट ऑन बंगाल था, प्रकाशित हुई, जिसमें मुख्य रूप से 1943 में आए अकाल के इतिहास और कारणों पर प्रकाश डाला गया। इस अकाल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में बंगाल आयोग अकाल से संबंधित अन्य बातों पर प्रकाश डाला था। जॉन वुडहार्ड कमीशन से रिलेटेड जो अन्य इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स है, यदि उनकी हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस अकाल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में बंगाल अकाल से संबंधित अन्य बातों पर प्रकाश डाला था। अकाल आयोग ने अपने अंतिम रिपोर्ट के पहले भाग में भारत में पूरे क्षेत्रफल के संदर्भ में आपात भोजन व्यवस्था के संदर्भ में कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, इस संदर्भ में विचार व्यक्त किए। अंतिम रिपोर्ट के इस भाग में इस बात का भी सुझाव दिया गया कि आयात के महत्व को समझा जाए और अकाल की स्थिति में इसकी आवश्यकता पर ध्यान दिया जाए। इस आयोग ने अपने अंतिम रिपोर्ट के दूसरे भाग में जनसंख्या और पोषाहार के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश जनसंख्या को पोषक आहार प्राप्त नहीं हो रहा है और अधिकांश जनता अच्छे भोजन को खरीदने में असमर्थ है। इसमें अकाल को लेकर एक खाद्यान्न नीति बनाए जाने के संदर्भ में सुझाव दिए गए। इस आयोग के अंतिम रिपोर्ट के तीसरे भाग में मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी ज्ञान के प्रयोग के संदर्भ में सुझाव दिए गए हैं। साथ ही साथ सिंचाई, कीटनाशक, कृषि मशीनीकरण के संदर्भ में विचारों को व्यक्त किया गया है। पशुओं से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में भी चर्चा की गई है। दूध के उत्पादन के संदर्भ में भी विचार व्यक्त किए गए हैं। अंतिम रिपोर्ट के इस भाग में मुख्य रूप से पोषाहार में कैसे वृद्धि की जाए, कैसे खाद्यान्न की पूर्ति की व्यवस्था की जाए और लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। अंतिम रिपोर्ट के इस भाग में फल और सब्जी, मछली से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। मलेरिया की स्थिति से निपटने के संदर्भ में भी सुझाव दिए गए हैं। कृषि शोध और कृषि संगठन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण सुझाव इस रिपोर्ट में दिए गए थे। भोजन में पोषक तत्व को कैसे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित भी जो है सुझाव इसमें दिए गए थे। इस जांच आयोग के अंतिम रिपोर्ट के इस भाग में मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार और ग्रामीण विकास संगठन के लिए सुझाव दिए गए थे। मुख्य रूप से कृषि के पुनर्गठन की समस्याओं का अध्ययन करते हुए इस बात का सुझाव दिया गया कि इसके लिए कैसे कृषि पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए। इसमें खेतों के उप विभाजन और उपखंडन की समस्या पर भी विचार किया गया और सुझाव दिए गए। ग्रामीण साख और ग्रामीण रोजगार के संदर्भ में भी सुझाव दिए गए थे। इस आयोग के अंतिम रिपोर्ट में मुख्य रूप से यह सुझाव दिया गया कि कृषि तकनीक में सुधार लाकर कृषि उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है। इस आयोग की रिपोर्ट में बड़े किसानों के लिए संगठन बनाने का और ग्रामीण प्रशासन तथा किसानों और ग्रामीण प्रशासन में सामंजस्य का सुझाव दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में अकाल नीति के महत्व को समझते हुए समय समय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि इन सभी उपायों से और ब्रिटिश शासन काल के अकाल नीति से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल की विभीषिका को कम करने में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई थी। इसी के साथ मैं अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।